Good morning, students. Today we are going to study our sixth chapter of science. The name of our chapter is Measurement and Motion. In this chapter, we will study about the various units of measurement. How do we measure things? What in what units we measure things? All these things, and we will study about the motion, types of various motions, uh, bit distance. We will study about the units involved in motions. We will study about various graphs included in motions. All these things we are going to study in this chapter. So without wasting any time, let's start our chapter. So measurement क्या है कि measurement means the comparison of an unknown quantity with some known fixed quantity of the same kind. मेजरमेंट क्या है? किसी एक अननोन क्वांटिटी का किसी नोन फिक्स्ड क्वांटिटी से कंपैरिजन, जो एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम जानते हो, जो फिक्स हो, हर जगह सेम हो, उस क्वांटिटी से किसी एक अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। यही जो फिक्स्ड क्वांटिटी है यूनिट कहलाती है। ओके। और एक अननोन का नोन क्वांटिटी से कंपैरिजन मेजरमेंट कहलाता है। One part of every measurement consists of a number and the other part is the name of a unit of measurement. ठीक। जब भी हम कोई मेजर लेते हैं तो उसको दो पार्ट में लेते हैं या लिखते हैं। तो एक में नंबर होता है और दूसरे में यूनिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 2 kg, दैट मीन्स 2 क्या है? नंबर है, और kg क्या है? यूनिट है, जिस चीज का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक। मान लो हमने शक्कर या चीनी तौलवाई दुकान में, तो वो 2 kg चीनी तौलवाई। तो शक्कर की क्वांटिटी क्या थी? अननोन थी। फिर उसका जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी थी केजी, उससे हमने उसका कंपैरिजन किया और उसको मेजर किया एज अ 2 kg। तो मेजरमेंट हम 2 यूनिट्स 2 फॉर्म में करते हैं, दो टाइप से लिखते हैं। एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो नंबर कहलाता है, ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो यूनिट कहलाता है, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल है, इफ द लेंथ ऑफ अ टेबल इज 2 मीटर, यदि किसी टेबल की लेंथ जो है 2 मीटर है, देन 2 इज द नंबर एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है? मीटर है। इसमें उसी प्रकार वेट की जो यूनिट है, जो केजी वाला एग्जांपल दिया था, वो क्या है? वेट की यूनिट केजी है, और नंबर क्या है? 2 है। नीड फॉर अ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। तो हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जहाँ पे हमें उनको नापने की ज़रूरत पड़ती है, उनको मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हम यदि मार्केट में जा रहे हों किसी रिक्शा या टैक्सी में, तो हमें अपने घर से उस डिस्टेंस का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी हम उसी के अकॉर्डिंग अब उसका एक्सपेक्टेड फेयर दे पाएंगे, ठीक है। नहीं तो उसमें कन्फ्यूजन होगा, कोई भी हमसे लूट सकता है, ठीक है। कि मान लो हम यहाँ से थोड़ा दूर गए और हमें उसका डिस्टेंस पता नहीं है, अप्रॉक्सीमेट कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जो टैक्सी ड्राइवर वो हमसे अनवांटेड किराया मांग सकता है, ठीक। इसलिए मान लो यदि हमें अपने लिए कपड़ा खरीदना है, तो हमें कपड़े की मेजरमेंट्स पता होनी चाहिए, नहीं तो कपड़ा हमारे लिए छोटा या बड़ा हो सकता है। तो इसलिए एक अप्रॉक्सीमेट लेंथ या मेजर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मेजर की ज़रूरत है पड़ती है। So in certain cases we need to know exact values. For example, when we have to buy a pair of shoes, we require the exact size. तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यूज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यदि हमें जूते खरीदने हो, तो हमें एग्जैक्ट साइज पता होनी चाहिए अपने पैरों की, तभी हम जूते
खरीद पाएंगे, है ना। उसी प्रकार जब हम किसी टेलर के पास जाते हैं कपड़े सिलवाने, तो हमारी वो साइज को मेजर करता है, उसके अकॉर्डिंग कपड़े सिलता है। नहीं तो वो अगर अंदाज में कपड़े सिलेगा तो बिना मेजरमेंट लिए तो कपड़े छोटे पड़ सकते हैं या अनफिट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि लाइफ में चीज़ें हमारी ईजी हो सकें, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट को नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है? तो एनी क्वांटिटी दैट वी स्टडी इन फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी जिसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो मेजरमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, विच मीन्स कंपेयरिंग इट विथ अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी, जिसका मतलब होता है किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से किसी चीज का अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन। अर्थ, each accepted standard quantity is a standard of measurement, it is called a unit। और हर वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसको हमने एक्सेप्ट किया है मेजर करने के लिए, वो क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट कहलाती है। इसी को हम यूनिट कहते हैं उसकी। जैसे कि वेट को नापने के लिए किलोग्राम यूनिट है, लेंथ को नापने के लिए मीटर यूनिट है, ठीक, कैपेसिटी को नापने के लिए लीटर यूनिट है। तो ये सब क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है, जो किसी एक पर्टिकुलर चीज को नापने के लिए यूज होती हैं। सो नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स को की नीड क्यों है? ठीक है। In order to make any measurement we need a unit of quantity to be measured। A variety of units can be used for this purpose। हमें यदि कोई भी मेजरमेंट लेना है तो हमें एक क्वांटिटी की हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है जिसको मेजर करना है, ठीक। और एक पर्पस के लिए अलग अलग क्वांटिटीज, वैरायटी ऑफ यूनिट्स यूज की जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेंथ को नापने के लिए हम मीटर भी यूज करते हैं, किलोमीटर भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, मिलीमीटर भी यूज करते हैं। तो ये सब लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? मीटर होती है लेंथ को नापने की, ठीक। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस है तो उनको हम किलोमीटर में नापते हैं, ठीक। और शॉर्ट डिस्टेंसेस को मीटर में, और भी शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं तो सेंटीमीटर में, और छोटे डिस्टेंसेस हैं तो मिलीमीटर वगैरह में नापते हैं। तो अलग अलग पर्पसेस के लिए जैसे हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग यूनिट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत होती है, जैसे जिस प्रकार से लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, ठीक। जब हमारा जो पुराना समय था, उस समय जो मेजरमेंट की यूनिट्स थी वो हमारी जो बॉडी पार्ट्स थे उनकी सहायता से हम नापते थे, जैसे कि हाथ से, ठीक है, या ये जो होता है बित्ता से हमारे, ठीक। इसको इन सारी चीज़ों से हम उन चीज़ों को नापते थे, या ऐसे, ठीक। तो ये हमारे जो हैंड्स थे इनकी सहायता से नापते थे। लेकिन ये चीज़ें क्या थी? ये फिक्स नहीं थी चीज़ें, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो सभी के हाथ एक जैसे थोड़ी होते हैं, एक समान। मान लो दो व्यक्ति हैं, ठीक, कोई एक छोटा है कोई बड़ा है, तो उनके बॉडी पार्ट्स में भी अलग अलग होगा। तो मान लो उसके हैंड से वो चीज़ वन हैंडेड है, और दूसरे वाले के उससे वो चीज़ दो, या उस मतलब डेढ़ हैंडेड है, वन एंड हाफ हैंड है। तो उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में। हम उस एक एग्जैक्ट मेजरमेंट, एक एक्यूरेट मेजरमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत महसूस हुई, जो चीज़ों को हर जगह पे सभी समय पे फिक्स करे। कि यदि हमने 1 मीटर कह दिया तो चाहे उसको जो भी मेज़र करे, जो यूनिट हमने फिक्स कर दी उस यूनिट के अकॉर्डिंग 1 मीटर मीन्स उतनी ही लेंथ होगी जितनी फिक्स की गई है। जो टेप होता है मेजरिंग टेप, उसमें जो 1 मीटर इंडिकेट होता है वही 1 मीटर लेंथ होती है, ठीक। वो हर जगह फिक्स है, चाहे आप कोई भी नापे, कहीं भी नापे, ठीक। तो इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? तो मीटर है, जो फ्रेंच में 1790 में बनाई गई थी, और मीटर को लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया। Ancient Egyptians also standardized the cubit. They marked a certain length on a piece of granite and made it standard cubit।
ठीक। और जो पुराने इजिप्शियंस थे उन्होंने भी क्यूबिट को भी स्टैंडर्डाइज किया। उन्होंने एक सर्टेन ग्रेनाइट के पीस पे एक क्यूबिट की लेंथ फिक्स कर दी और वो उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ मेज़र होने लगी, तो वो क्यूबिट थी। ठीक। तो इस तरह से एक प्रॉपर मेज़रमेंट को फिक्स कर दिया गया और इस तरह से उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। Adopting standard units of measurement solves only half of the problem. People in different countries may be using different sets of standard units for measurement. For the sake of uniformity, scientists all over the world have adopted a common set of units. This system is called the International System of Units or SI units. और यदि हम किसी एक चीज़ को फिक्स कर दें, ठीक है, हमने मेजरमेंट फिक्स कर दी, तो लेकिन फिर भी उससे क्या होती हैं, दिक्कतें होती हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग ये यूनिट्स यूज़ करते हैं, अलग अलग सेट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स के सेट्स यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, तो इससे भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए जो पूरे दुनिया के वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक एक कॉमन सेट ऑफ यूनिट अडॉप्ट किया जो पूरे विश्व में सेम होता है, और इसी को हम एसआई यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ठीक है। और इस जब हमने एसआई यूनिट्स को अडॉप्ट कर लिया तो इससे साइंटिस्ट को जो अलग अलग कंट्रीज में रहते थे उनको चीज़ों को मेज़र करने में आसानी हुई, कन्फ्यूजन जो था वो दूर हो गया और जो रिजल्ट थे वो एक दूसरे में आपस में ईजिली कम्युनिकेट कर पाते थे। ठीक है। तो इसलिए हमने एसआई यूनिट्स को अडॉप्ट किया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फिर जो एसआई यूनिट है वो 1960 में अडॉप्ट की गई थी। ठीक। शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल, डी यूनाइट्स इन फ्रेंच, जो सिस्टम इंटरनेशनल का शॉर्ट फॉर्म है। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और बाकी भी चीज़ें हैं जिसमें लेंथ को मेजर किया जा सकता है, जैसे मिलीमीटर, इंच, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें भी लेंथ को मेजर करने में यूज़ की जाती हैं। लेकिन जो एसआई यूनिट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसके द्वारा लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट अडॉप्ट की गई है वो है मीटर। ओके। तो इस बात को याद रखिएगा। और जिस साइज की ऑब्जेक्ट को हमें मेज़र करना होता है जिस तरह से, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू मेजर अ लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ वी यूज मीटर, टू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी यूज किलोमीटर, टू मेजर द थिकनेस ऑफ हेयर वी यूज मिलीमीटर एंड सो ऑन। इसी तरह से हम अलग अलग चीज़ों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेजर करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही अभी बताया था। यदि हमें कोई छोटी चीज़ नापनी हो, मान लो किसी कपड़े का टुकड़ा नापना हो, तो हम मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक। यदि हमें कोई डिस्टेंस नापनी हो तो हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लंबा होता है। ठीक। उसी प्रकार और छोटी चीज़ें हैं जैसे बालों की थिकनेस वगैरह, तो हम मिलीमीटर में यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस क्या है। ठीक। उसी के अकॉर्डिंग हम अप्रोप्रिएट यूनिट सेलेक्ट करते हैं। ठीक। फिर इन यूनिट्स को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, जैसे कि ये आप लोग मैथ में पढ़ चुके होंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है। डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बेस्ड ऑन द मीटर, किलोग्राम, सेकेंड इज कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। और इसी सिस्टम को कि एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, ही क्या कहलाता है, मैट्रिक सिस्टम कहलाता है। और ये आप लोगों ने मैथ में भली भांति पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट डिवाइसेज यूज टू मेजर लेंथ। कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है। तो ऐसी बहुत सी डिवाइसेस हैं, जैसे कि एक रूलर, स्केल या मीटर स्केल जिसको कहते हैं। ठीक। उसकी सहायता से हम डिस्टेंसेस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। A correct meter scale should have an arrow at the left end and another arrow at the right end with a stamp of the Department of Weights and Measure। एक जो करेक्ट मीटर स्केल होती है उसमें उसके राइट साइड में भी एक एरो होता है और लेफ्ट साइड में भी एक एरो होता है। ठीक है। और उसमें जो डिपार्टमेंट, जो मेजर वेट्स और मेजर का डिपार्टमेंट है, उसकी सील लगी होती है। ठीक है। वही प्रमाणित होता है, फिक्स होता है, हर जगह पे मान्य होता है। हम
कपड़ों के लेंथ को नापने के लिए हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। जनरली आप जब भी किसी टेलर के यहाँ गए होंगे तो आपने इस चीज़ को देखा होगा। फिर करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ की करेक्ट मेजरमेंट, तो द डिस्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज का की दूरी उसके एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक, मान लो ये दोनों एक दो दो एंड है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बीच की ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है। और इसको हम या तो रूलर की सहायता से नाप सकते हैं, मेजरिंग टेप की सहायता से, या मीटर रॉड, या जो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं। तो ये सारी डिवाइसेस हैं जो लेंथ को मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं। वाइल मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ रूलर वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन, जब हम किसी स्केल से कोई चीज नाप रहे हो तो हमें ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। द स्केल मस्ट बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ इन प्रॉपर हॉरिजॉन्टल पोजिशन। ये स्केल को प्रॉपरली जो लेंथ है, जैसे ये लेंथ है उसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्रॉपरली स्ट्रेट रखा जाना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, ठीक, ताकि हम प्रॉपरली उसको मेजर कर सकें। ठीक है। यदि किसी रूलर का एज किनारा टूटा हुआ है तो मेजरमेंट वहां से स्टार्ट होना चाहिए जहां से मेजरमेंट क्लियरली लिखा हुआ है, टूटा फूटा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ द रीडिंग ऑफ वन एंड इज टेकन फ्रॉम 1 सेंटीमीटर, मार्क एट द अदर एंड इज 6 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी 6 - 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मान लो जैसे कोई एक स्केल है, उसका कोई एक किनारा टूट गया है और उसमें जीरो से ना स्टार्ट होकर के वन से हमने उसको मेज़र करना स्टार्ट किया है और 1 से 6 सेंटीमीटर तक मेज़र किया है, तो जो एग्जैक्ट डिस्टेंस होगी वो 6 नहीं होगी, क्योंकि हमने मेज़र कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से, तो 6 - 1 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसलिए इन सारी बातों का ध्यान देना जरूरी है कि हम कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, कहाँ स्टॉप कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम मेज़र करें। Eyes should be exactly in front of the point where the measurement is to be taken. If your eyes are at different positions, you might get wrong reading. जब आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हो तो जो आँख की आपकी दृष्टि है बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो, ताकि आप सही मेजरमेंट लें। यदि आपकी आँखों की डायरेक्शन यहाँ वहाँ है, दूसरे साइड है, तो आप रॉन्ग मेजरमेंट ले सकते हैं। इसलिए इस बात का भी प्रिकॉशन रखें आप लोग। इस बात के प्रिकॉशंस को भी रखना जरूरी है। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेंथ को मेजर करने के लिए आप जब रूलर से मेजर कर रहे हो कोई चीज तो यूज कर सकते हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, किसी एक जो कर्व लाइन हो, ऐसे घुमावदार गोला या कर्व में हो, स्ट्रेट लाइन ना हो, तो उसको कैसे मेजर करें। तो हम एक कर्व्ड लाइन को स्केल की सहायता से मेजर नहीं कर सकते हैं। स्केल की सहायता से या रूलर की सहायता से केवल हम जो स्ट्रेट है उन्हीं को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम कर्व्ड लाइंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कोई धागा कि उस पूरे कर्व में उस धागे को ऐसे उसी कर्व के अकॉर्डिंग रख दें और फिर उस धागे को स्ट्रेट करके रूलर की सहायता से मेजर कर लें, या डिवाइडर से मेजर कर लें द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइडर की सहायता से उस धागे की लंबाई नाप लें और फिर उसको रूलर से नाप सकते हैं। तो इस तरह से हम जो एक कर्व्ड लाइन होती है उसको मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी कैसे मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि मास, टाइम, टेम्परेचर, इन सब ये भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो इनकी क्या क्या यूनिट्स हैं, इनको कैसे मेजर करते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट देम। पहला है मास। मास मीन जनरली वेट होता है। ठीक है। तो मास जनरली वो चीज है, कोई जो सब्सटेंस है वो कितना मैटर कंटेन कर, ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना मैटर कंटेन किया जाता है, वही है उसकी मास। और जो एसआई यूनिट मास की है वो केजी है या किलोग्राम है। ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करने के लिए एक बैलेंस मतलब तराजू यूज किया जाता है। ठीक है। और आजकल बहुत टाइप के तराजू हैं, डिजिटली तराजू हैं, डिजिटल जो मतलब आप वेट रखो और डिजिटली उनमें नंबर्स लिख जाते हैं, या बीम बैलेंस, ऊपर ऐसे तराजू टांग दिए जाते हैं, हैवी वेटेड जो नापने होते हैं, और दो ऐसे उसके वो होते हैं, एक साइड वेट होते हैं, एक साइड मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, मतलब बाट जिसको कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वेट को मेजर करते हैं। तो ये मास। नेक्स्ट इस टाइम। टाइम को हम
टाइम क्या है? एक पीरियड से, एक इवेंट के स्टार्टिंग से लेकर के एक इवेंट, अगले इवेंट के शुरू होने तक के जो बीच का ड्यूरेशन होता है वही क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है। जो टाइम की एसआई यूनिट है वो सेकेंड्स है। ठीक है। और टाइम को मेज़र करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आजकल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि रिस्ट वॉच हो गई, घर जो हम कलाई में पहनते हैं, क्लॉक्स, वॉल क्लॉक्स या स्टॉप वॉचेस, ये सारी चीज़ें हैं जो हम टाइम को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर तो किसी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस या कोल्डनेस को नापना क्या कहलाता है? उसका टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है। और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। ठीक है। और इसके अलावा टेम्परेचर्स को फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी नापा जाता है। और जिस इंस्ट्रूमेंट से टेम्परेचर को नापा जाता है उसको थर्मामीटर कहते हैं। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। ये ये सारी चीज़ें आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ रखी हैं। देन है मोशन एंड रेस्ट। अगला टॉपिक है मोशन एंड रेस्ट। मोशन क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है, जैसे कोई ये चीज़, अभी मेरा हाथ इधर है, ठीक, अब धीरे धीरे ये हाथ मेरा क्या हो रहा है? अपनी पोजीशन चेंज करके आगे की ओर जा रहा है, या इधर था तो इधर से पीछे की ओर आ रहा है। तो यही किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग में चेंज होना, उसकी पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। ठीक है। और रेस्ट का मतलब क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन बढ़ते हुए टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। जैसे ये चीज़ है, मेरा हाथ अभी टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन यही फिक्स है, तो ये चीज़ कहलाती है रेस्ट कहलाती है। ओके, यही है मोशन। मोशन में change in the positioning of an object is called motion, and when an object does not change its position with respect to time, then the object is said to be in rest. ये हैं दोनों की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। नाउ मोशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो जनरली बहुत दो टाइप्स के मोशंस होते हैं। ठीक है। पहला होता है कर्वलीनियर मोशन। तो जब कोई बॉडी, ये इसी को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, जब कोई बॉडी एक कर्व पाथ में चलती है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है या कर्व पाथ में चलती है, वो स्ट्रेट नहीं जाती है। ठीक, जैसे कि ये चीज़ मैं कर्व में घुमा रहा हूँ, जब कोई बॉडी ऐसे कर्व में मूव करती है तो ये मोशन कर्व लीनियर मोशन कहलाता है। ठीक है। जैसे कि किसी सर्किल को ड्रॉ करने के लिए पेंसिल का मोशन, जैसे पेंसिल है, सर्किल ड्रॉ करना, तो पेंसिल को हम ऐसे कर्व पाथ में चलाएंगे तो पेंसिल के द्वारा किए गया मोशन क्या कहलाएगा? कर्वलीनियर मोशन। या कोई कार है वो जब टर्न ले रही हो तो वो भी क्या कहलाएगा? कर्वलीनियर मोशन। की जब कोई बॉडी स्ट्रेट ट्रेवल ना करे, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन ना करे, वो कर्वलीनियर मोशन कहलाता है। सेकेंड इज लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये क्या है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करती है, सीधे एक सीधी लाइन के अलॉन्ग मूव करती है, तो ये मोशन रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन कहलाता है। ओके। जैसे कि जब हम गन से, एग्जांपल है, गन से बुलेट फायर करते हैं तो क्या होता है? बुलेट वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रेवल करती है, तो वो बुलेट के द्वारा ट्रेवल किया गया मोशन क्या है? रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन है। या किसी स्लोप से, ठीक है, कोई चीज़ स्लाइड हो रही तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, या कोई कार बिल्कुल सीधे जा रही है बिना मुड़े हुए, ये सारे लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन है। तो ये दो टाइप्स के मोशन। सो द नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। जब कोई बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग मूव करती है, ठीक, अपने एक्सिस में ही मूव करती रहती है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो वो मोशन क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन कहलाता है। ओके। जैसे कि हमारी अर्थ का अपनी एक्सिस में घूमना, तो उससे क्या होता है? अर्थ की पोजीशनिंग चेंज नहीं होती, वो वहीं वहीं चीज़ घूमते रहती है, तो ये मोशन क्या कहलाता है? सर्कुलर और रोटेशनल मूवमेंट कहलाता है। जैसे कि, या दूसरा एग्जाम्पल है, जो क्लॉक्स के हैंड्स होते हैं, ठीक, वो उसी पाथ में 12 से 12, 12 से 12 ऐसे ही मूव करते रहते हैं, वो उनकी पोजीशनिंग चेंज नहीं होती, उसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं। ठीक है।
या इलेक्ट्रिक फैन का मोशन, ठीक है, ये क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। ओके, या रोटेशनल मोशन कहलाता है कि पंखा वहीं वहीं घूमते रहता है, ठीक, अब उसकी पोजीशनिंग चेंज नहीं होती है। तो ये कुछ सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हैं। और सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, एनी पॉइंट, वो क्या होते हैं, एक्सिस से हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। मीन्स जैसे कि रेडियस होती है मैथ में, सर्किल से देखा होगा, सेंटर से जो लाइन सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करती है रेडियस, वो हमेशा फिक्स होती है। उसी प्रकार सर्कुलर मोशन में एक्सिस से जो पाथ पे जो भी डिस्टेंस होता है वो हमेशा फिक्स होता है हर एक पॉइंट पे। नेक्स्ट, ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या है, when an object moves to and fro about a mean or rest position, it its motion is said to be oscillatory motion। की जब कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे चलता है इस तरह से, ठीक, एक मीन या रेस्ट पोजीशन में, ये मोशन ऑस्किलेटरी मोशन कहलाता है। और ये जनरली जो पेंडुलम होते हैं, जैसे जो पेंडुलम होते हैं, धागे से एक पेंडुलम बॉब नीचे बांध दिया जाता है और वो ऐसे ऐसे मूव करता है। घड़ियों में भी आपने देखा होगा, केवल एक फिक्स्ड पोजीशन के तहत ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है मोशन ऑफ अ पेंडुलम या मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्ट्रिंग। जब कोई झूला में बैठा हो तो झूला झुलाते हैं तो वो एक फिक्स्ड उसकी तरफ ऑसिलेट करता है, आगे पीछे टू एंड फ्रो आगे पीछे बस जाता है केवल। तो ये मोशन क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है, द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव अलोंग अ फिक्स्ड पाथ और डायरेक्शन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ऐसा मोशन जब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट कोई एक फिक्स्ड पाथ के अलॉन्ग मूव नहीं करती, कभी ऐसे जहां भी उसका मन होता है वहीं मूव करती है, कोई एक उसका पाथ फिक्स्ड नहीं होता है। तो ये मोशन क्या कहलाता है, रैंडम मोशन कहलाता है। जैसे कि द मूवमेंट ऑफ फ्लाइज इन द एयर सोस रैंडम मोशन। जैसे कि हवा में जब मक्खियाँ उड़ती हैं तो वो उनका क्या मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है, कभी भी कहीं पे भी उड़ती रहती हैं, कोई एक फिक्स्ड पाथ नहीं होता है। तो ये मोशन रैंडम मोशन कहलाता है। डिफरेंट मोशन एट द सेम टाइम। कई बार ऐसा होता है कि कई मोशंस एक साथ होते हैं, ठीक है, कई एक ही टाइम पे अलग अलग मोशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बॉल रॉकिंग ऑन द फ्लोर शोस रोटेशनल मोशन एज वेल एज रेक्टिलिनियर मोशन। जब एक बॉल फ्लोर पे चल रही होती है तो उसमें दो टाइप्स के मोशन होते हैं, रोटेशनल मोशन क्योंकि वो गोल गोल घूम रही होती है, और उसी टाइम में वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही होती है, तो रेक्टिलिनियर मोशन। उसी प्रकार जब कोई कार स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही हो तो उसके जो व्हील होते हैं रोटेशनल मोशन भी करते हैं और साथ में आगे की और भी सीधे स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग बढ़ते हैं, तो वो भी रेक्टिलिनियर मोशन है। तो कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम टाइम पे डिफरेंट मोशंस परफॉर्म करती हैं। एग्जाम्पल है कि हमारे अर्थ का, कि वो अपने एक्सिस में भी चलती है, तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। और उसके बाद वो एक ऑर्बिट के अलॉन्ग कर्विलीनियर मोशन भी करती है। जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वो कर्विलीनियर मोशन भी करती है और अपने एक्सिस में भी घूमती है, ठीक, तो वो सर्कुलर मोशन भी करती है। तो ऐसी बहुत सी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम टाइम में सेम मोशन करती हैं। फिर जैसे व्हेन यू राइड अ बाईसाइकिल, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, जब आप बाईसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो बाईसाइकिल के जो पहिए हैं वो सर्कुलर मोशन भी करते हैं, और जब बाईसाइकिल आगे की ओर जाती है तो बाईसाइकिल के पहिए रेक्टिलिनियर मोशन भी करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रेवल करते हैं। फिर जब एक स्क्रू को ओपन किया जाता है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों करता है। जब एक स्क्रू ओपन करते हैं तो ऊपर की ओर सीधी की ओर निकल के आता है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है, और अपने उसमें घूमता भी है एक्सिस में उसी जगह पे, तो वो रोटेटरी मोशन भी या सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देन इज मोशन एंड ग्राफ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ के माध्यम से हम शो कर सकते हैं। डिस्टेंस को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, सॉरी टाइम को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, डिस्टेंस को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ में हम दिखा सकते हैं, उसको ग्राफ में शो कर सकते हैं, ठीक। जो लोग हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग सीने क्लास में पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट की स्टोरी क्या है,
कि पुराने समय में लोग जो थे पहले पैदल चलते थे, ठीक है, और अपने कंधों पे ही लोड लाद के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास होते गया, तो लोगों ने जानवरों को ट्रांसपोर्ट में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उन पे सामान लेकर के, उन पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। उसके बाद फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, तो इससे ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, ईज़ी हो गया। तो इससे अब लोग व्हील कार्ट्स बना करके जानवरों के माध्यम से ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह हैवी लोड्स को ले जा सकते थे, ला सकते थे। उसके बाद अ, जब अ, इसके बाद बहुत सारे मोड्स के ट्रांसपोर्ट जब और डेवलपमेंट हुआ फर्दर, तो इंजन्स वगैरह बने, ठीक है। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गए, जैसे कि ट्रेन्स, कार्स, एरोप्लेन्स, मोटर बोट्स आए, और फिर इसके बाद स्टीम्ड पावर्ड इंजन्स आए। तो इससे फिर ट्रांसपोर्टेशन की हिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति टाइप में आई। और फिर जो डिस्टेंस हमें दिन महीने लग जाते थे, वो हम विद इन आवर एंड विद इन मिनट्स कवर कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि एरोप्लेन वगैरह से जहां हमें पहुंचने में महीनों लग जाते थे, वो डिस्टेंस हम विद इन आवर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो कि सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। तो ये है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ते हुए समय के साथ चेंज हुआ। ये सारी चीज़ें आप लोग फैमिलियर हैं। तो in this way our chapter gets finished, and in this chapter we have studied about the various things related to motion, related to measurement. We have studied the various units of measurement. We have studied various units, uh, various units of different quantities. We have also studied about motion, types of motion, with various examples. Hope you all understood. Thank you everyone. Goodbye. Take care.